स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल या आपके परिवार परम सिविल क्लासेस पर। और हम लोग अभी PYQs को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो PYQs आज कराए जा रहे हैं, खासकर RO को ध्यान में रखते हुए, यही सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूपी PCS को लेकर के। तो ऐसा नहीं है, दोनों एग्जाम को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। केवल RO नहीं, RO के साथ साथ हम लोग टारगेट कर रहे हैं किसको, यूपी PCS 2025 को भी, या जो UPSI आया है उसको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें से जो सब्जेक्ट मैं कर रहा हूँ उसका एक ठीक ठाक वेटेज है, वो है पॉलिटी। और पॉलिटी में अभी तक हमने 250 प्रश्नों पर बात कर ली है। आज का सत्र उससे आगे के प्रश्नों पर होगा। ठीक है, जहाँ पर केवल ये नहीं है कि प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए कि इसका ए सही है, बी सही है, डी सही है, उतने तक ही सीमित न रह करके हम प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं उन चीज़ों को हम लोग। तो वो आपके लिए एक क्विक रिवीजन मटेरियल के रूप में, कि आपके समझ सारे PYQ कवर हो जाएंगे। PYQ कवर अप होने के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न आपके वैसे भी कवर हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, और जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन पे बात करते रहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे, आपके सवाल आएंगे, जहाँ पर बात की जाएगी उनको टैकल किया जाएगा नेक्स्ट सेशन पे। तो एक इंटरेक्शन फील होगा, हमारे आपके बीच एक बातचीत फील होगी, और वो चीज़ ये होगी कि जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन में ऐसी थोड़ी सी ये होता है कि सुविधा बात करने का बस एक ही माध्यम है, वो है कमेंट सेक्शन है। ठीक, तो आज का सत्र स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के सत्र का जो पहला सवाल है कि ठीक, सत्र का जो पहला सवाल ये है कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, या किस प्रकार के समानता की बात मौलिक अधिकारों में नहीं की गई है। पहला है कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और आर्थिक समानता। ठीक, अब अगर समानता की ये बात की जाए या मतलब न्याय की बात की जाए, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आपको प्रस्तावना में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम कानून के समझ, इसमें से खासकर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, और फंडामेंटल राइट्स जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको मूल अधिकारों की गारंटी देता है, या मूल अधिकारों को बारे में बताता है भारतीय संविधान। ठीक, तो इनमें से जो नहीं है उसकी बात किया, क्योंकि कानून के समझ समानता की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 14 में आपको मिल जाएगा, कानून के समझ समानता। ठीक, क्योंकि रीजन है, इस बात को समझो, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को, जहाँ पे व्यक्ति शब्द लागू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो भारत के नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध होगा। ठीक, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों को विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार होगा। दूसरा, सामाजिक समानता की बात करें तो आपका आर्टिकल 14 और 15 आ जाता है। 14, 15, 16, 17, 18, बहुत सारे आर्टिकल हैं जो सामाजिक समानता की बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 ही कह दिया कि कानून के समझ सबकी समानता होगी। 15 कहता है कि आपको विभिन्न आधार दिए गए हैं, उसमें से जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 16 में भी ऐसे करके अधिक कुछ आधार दिए गए हैं। ठीक, 17 में भी कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यानी उस आधार पर भी अब भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, और उपाधियों का अंत करने का मतलब क्या हुआ कि अब समाज में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। क्योंकि जो उपाधियां पहले दी जाती थी, हिज हाइनेस, नाइट, ड्यूक, अर्ल, बैरन, ठीक है, तो ये सारी उपाधियां क्या होती थी कि समाज में एक विशेषाधिकार वर्ग बना देती थी कि भाई जो ये बहुत बड़े लोग हैं। ठीक, तो समाज में एक असमानता खाई बन जाती थी, तो उसको टैकल करने के लिए आर्टिकल 18 दिया गया। ठीक, अवसर की समानता की बात की जाए तो आर्टिकल 16 है।
आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी या समानता होगी। ठीक, रही बात मौलिक अधिकारों में, तो आर्थिक समानता का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। तो हमारा इसका जो अभीष्ट विकल्प होगा वो डी सही होगा, यानी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको आर्थिक समानता की बात नहीं की जाती है। अगर आर्थिक न्याय की या आर्थिक समानता की बात करनी हो तो आर्थिक समानता आपको मिलेगा डीपीएसपी में, जहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक, जैसी चीजें बताई गई हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है, यानी निम्नलिखित जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से कौन से अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक, कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं? ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? विधि के समझ समता का अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर विभेद का अधिकार, यानी ये जो आधार दिए गए हैं इनमें किसी भी आधार पर भेदभाव का। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। ठीक, अब अगर पूरा आर्टिकल लिखा होता तो आपको समझ में आ जाता, लेकिन जब कभी भी सामाजिक समानता, आर्थिक समानता की बात की जाएगी तो उसमें सामान्यता इस चीज को रखा जाता है कि भारतीय नागरिकों को ही प्राथमिकता दी जाती है, यानी भारतीय नागरिक ही वहां केंद्र में होते हैं। ठीक, तो विधि के समझ समता का अधिकार यह है अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा अनुच्छेद? 14। ठीक, धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 21 है, और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 है। अब इनमें से जितने भी अधिकारों की बात की जाएगी तो क्यों अनुच्छेद 15 जो है वो क्या है कि केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ये ओनली सिटीजन्स को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। बाकी सारे अधिकार नागरिक के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। एक वर्गीकरण कर लीजिएगा, अपना कॉपी पेन उठाइएगा और कॉपी पेन उठाने पे वहाँ पे वर्गीकरण एक कर लीजिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार या विदेशी भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त अधिकार। ठीक, तो वो वर्गीकरण आपसे कभी कभार पूछ लेता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं? पहला, विधि के समझ समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनमें से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो फिर से बात करते हैं, आर्टिकल आपको अगर पता हो तो अनुच्छेद 14 सबको प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। ठीक, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक, तो इनमें से अगर बात की जाएगी तो ठीक वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी अनुच्छेद 19 ठीक के तहत जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों के संबंध में है, न कि भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को लेकर के। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ठीक, 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, यानी जो मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत उनमें से 6 मूल अधिकारों में से कौन सा एक नहीं है? विकल्प है आपके समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अब समानता के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर के आपको 18 तक आपको समानता का अधिकार मिल जाता है विभिन्न रूपों में। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार पहले भी अभी बात हुई, अनुच्छेद 23 से लेकर के 23 और 24 में मिल जाता है। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के आपको 28 तक मिल जाता है, और बचा क्या? वह विरोध का अधिकार। तो विरोध का अधिकार भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी सही चला जाए। ठीक, अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान
किया गया है और वो अधिकार कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसके जस्ट पिछले पृष्ठ पे हमने ये बात की थी कि 5 अनुच्छेदों के द्वारा किसमें समानता के अधिकार का वर्णन किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है। पहला, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तीसरा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक, कौन सा निम्नलिखित में से सही? पहली चीज तो है, संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, एकदम से गलत है। अगर पूरे संविधान को ध्यान में रख करके बात किया जाएगा तो सामाजिक समानता की बात, ठीक, आपको फंडामेंटल राइट्स में ही मिल जाएगा। और सामाजिक समानता को लेकर के जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं वो है 14, 15, 16, 17, 18। किसी भी प्रकार की समानता को लेकर के या राजनीतिक समानता को लेकर के देश में पहले से सामाजिक समानता विद्यमान थी? नहीं थी। देश में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण सेटअप के आधार पर, इन सारे आधारों पर थोड़ी बहुत मात्रा में भेदभाव विद्यमान था, या बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव विद्यमान था। सबके अपने अपने तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने। पहले से विद्यमान नहीं थे। अगर विद्यमान होती तो अंबेडकर, गांधी, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को एक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत न पड़ती, और उनसे पहले बुद्ध, जैन हुए, और फिर जाकर बीच में आकर आते हैं तो आपको कबीर जैसे लोग हुए जिन्होंने वो गतिशीलता प्रदान की, या उन्होंने सामाजिक समानता के खिलाफ या असमानता के खिलाफ क्या किया, उन्होंने अपनी बातें रखी या कदम उठाए। तो ऐसा नहीं था। सामाजिक मतलब समानता संविधान में प्रत्याभूत है, एकदम से सही बात है कि सामाजिक समानता को संविधान में गारंटी दी गई है कि उसको लागू करने का पूरा प्रयास सरकार करे। ठीक, तो ये विकल्प हमारा सी सही जाएगा। अगला प्रश्न 257 है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। यानी सीधा सीधा सपाट जवाब यह है, या सीधा सवाल यह है कि कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो लोक नियोजन में अवसर के समानता गारंटी दी जाए, विकल्प क्या है? अनुच्छेद 15। ये नहीं होगा एकदम से। 16(1) और 16(2), 16(3), 16(3)(4) तथा 16(5). ठीक, ये है थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक, क्योंकि अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 की, क्योंकि है अनुच्छेद 16 में ही है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है कि राज्य के अधीन जितने भी सेवाएं हैं उसमें राज्य भेदभाव नहीं किया रहेगा। किसमें? लोक नियोजन में। और इसके संबंधित या अनुच्छेद 16 से संबंधित इसके वर्तमान में 6 सब क्लॉजेज हैं। ठीक, 16 का 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 सब क्लॉजेज। ठीक है, 6 सब क्लॉजेज में से 2 में सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए हैं? प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। 2 में क्या दिए गए हैं? सिद्धांत दिए गए हैं। और 3 से लेकर के 6 तक, ठीक, क्या दिया गया है? अपवाद दिया गया है इसका, कि लोक नियोजन में अवसर की समानता कहां पर लागू नहीं होगी। तो उसके एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उसको लेकर के 3 से 4, 5 और 6, जिसमें से सबसे लेटेस्ट जो ऐड ऑन किया गया था वो था 2019 में ऐड किया गया था। और 2019 में जब ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% का समानता के विपरीत जाकर के या आरक्षण दिया गया था, या उनको संरक्षणात्मक भेदभाव के तहत रखा गया। ठीक, तो चीज ध्यान रखना, पूरे 16 में नहीं है। 16, 3, 4, 5 में तो कतई नहीं है। ठीक, क्योंकि 16(5) में से क्या कहा जाता है कि अगर किसी धार्मिक संस्था में किसी को अगर रखना है तो उसी धर्म के व्यक्ति को, तो सामाजिक समानता की बात कहाँ कही गई? कि अगर मंदिर में या मस्जिद में किसी को नियुक्ति देनी है तो उसमें उसी धर्म के व्यक्ति को रखा जाएगा, विभिन्न धर्म के व्यक्ति या अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं, भले ही वो प्रख्यात ज्ञाता क्या ना हो दूसरे धर्म के बारे में। ठीक, तो अगर बात की जाती है कि अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है तो केवल और केवल कौन सा है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2), क्योंकि इन्हीं 16(1) और 16(2) में क्या बताए गए हैं? सिद्धांत बताए गए हैं।
बाकी अन्य जो उसके सब क्लॉजेज हैं या उपखंड हैं उसमें क्या किया गया है, वो अपवाद दिए गए हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, हाईलाइट करने लायक बात है, शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ठीक, या किस अनुच्छेद को पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय या समाजवाद की परिभाषा के तहत सर्वोच्च न्यायालय यह तय करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए। एक जैसा कार्य है तो वेतन एक जैसा होना चाहिए, किसी धर्म का क्यों ना हो, किसी लिंग का क्यों हो, जन्म स्थान उसका कहीं हुआ हो। वैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो कि अगर केरल का कोई व्यक्ति आकर के उत्तर प्रदेश में पुलिस की नौकरी करता है, तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भी वही नौकरी करता है, तो उसके लिए भेदभाव क्यों होना चाहिए? सबको एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, तो कहां से मिलेगा आपको? तो उसकी अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 14, 14 तथा 15, 14, 15 तथा 16, 14 तथा 16। ठीक, यहां समझने वाली बात है क्योंकि 15 समानता की बात करता है। ठीक है, सामाजिक समानता की बात करता है, लेकिन वो सामाजिक समानता अगर अपवाद पर इसके जाएंगे तो वो सीधे सीधे पर लागू हो जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यानी शैक्षणिक संस्थाओं में, कि जहां पर आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है, समता की बात करते हैं। 14, 15, 16 में तो नहीं मिलेगा, या 15 में नहीं होगा तो दो विकल्प हमारे हट गए। ठीक, अनुच्छेद 14 की बात करें, 14 तथा 16 की बात करें, तो जो अभीष्ट विकल्प होगा 14 में भी है कि कानून के समक्ष समानता होगी, यानी सरकार अगर कोई भी कानून बनाएगी, यानी अगर एक काम के लिए वेतन निर्धारित करना हुआ तो वो भी तो कानून हुआ। मिनिमम वेज एक्ट पारित किया जाता है, न्यूनतम वेतन भत्ता अधिनियम पारित किया गया, उसके तहत क्या कहा गया कि मिनिमम इतना होगा, अगर एक जैसा कार्य है तो सबको एक जैसा वेतन मिलेगा। उसमें हाँ हायरार्की वाइज फर्क आता है कि सारे लोग एक ऑफिस कल्चर फॉलो करते हैं, उसमें जब हायरार्की बनती है, फहरिस्त बनती है, कौन बॉस है कौन लीडर है, लेकिन एक लेवल पे सबको एक जैसा वेतन मिलेगा, ये बात तय होती है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 से। ठीक, स्पष्ट? अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 16 का कौन सा खंड है, यानी 16 के जितने भी खंड हैं, तो खंड 1 और 2 में हमने पहले ही बताया कि इसमें क्या दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, यानी 16(1) और 16(2) में सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक, खंड 3 अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित है, वहीं खंड 4 की बात की जाए तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान 16(4) करता है। ठीक, खंड 3 महिलाओं से संबंधित हो जाएगा, अन्य पिछड़े वर्गों से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं? ध्यान से पढ़िएगा, आसान सवाल। पहला, नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यानी आप कोई भी टाइटल्स नहीं ले सकते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, अगला, राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? देखो, भारतीय संविधान उपाधियों का अंत करता है, यानी जितने भी टाइटल्स है उनको अंत करता है, घोषित करता है, लेकिन भारतीय संविधान पहला स्टेटमेंट एकदम से सही है कि अगर भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, टाइटल्स नहीं लेगा, सम्मान मिलते हैं वो सम्मान ले लेते हैं। ठीक, जैसे पढ़ते होंगे कि मोदी जी यहाँ पर गए, उनको फला सम्मान मिला, वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, उनको सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया, तो वो सारी चीजें मिलती हैं। दूसरा है, एक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और वो राज्य के अधीन लाभ के पद पर है, तो वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये बात भी सही, लेकिन जो विकल्प सी है, ये हमारा
गलत हो जाता है। मतलब गलत होने का मतलब क्या है, इस प्रश्न के लिए ये सही हो जाता है कि राज्य के उसके बारे में ये चीज कहा गया है कि राज्य केवल विद्या और सैन्य सम्मान हेतु या उसकी विशिष्टता हेतु ही उपाधि का प्रदान करेगा, वरना नहीं करेगा। ये बात कहा पहला अनुच्छेद 18 का जो पहला क्लॉज ही है कि कि राज्य सेना व विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्राप्त नहीं प्रदान नहीं करेगा। अब आपको मिलते हैं उपाधि, ठीक, उपाधि देने से मना करता, सम्मान देने से मना नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं, अब जैसे जो भारत में जो विशिष्ट सम्मान दिए जाते हैं नागरिकों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान है, 3-4 बड़े सम्मान है जो सरकार प्रदान करती है। हालांकि ये लिखा गया है कि उसका प्रयोग कोई अपने नाम के आगे या पीछे एज अ टाइटल के रूप में नहीं करेगा। हालांकि लोग करते हैं, इसका उल्लंघन है, ठीक, नहीं करना चाहिए उनको, ठीक। दूसरी चीज है कि विद्या संबंधी आपको टाइटल्स मिलते हैं, आप पीएचडी करते हैं, आप क्या नाम है, आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, एमए डिलीट करते हैं, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, ठीक, ये सारी चीजें, एमफिल करते हैं, मास्टर्स इन फिलोसफी, तो वो सारी उपाधि आपको मिलती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राज्य देगा। सैनिक में क्या मिलता है कि आप विशिष्ट कार्य करेंगे तो आपको परमवीर चक्र, महाचक्र, वीर चक्र, ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। आपको जो रैंक मिलती है, जनरल हैं आप, ब्रिगेडियर हैं, कमांडर हैं, क्या नाम है, मेजर हैं, मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं, आपको पद मिलते हैं, उसका प्रयोग आप करते हैं एज अ टाइटल के रूप में ही करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है और इसके अंतर्गत समाहित है। कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता को एक मूल अधिकार समता को मूल अधिकार माना गया। पहला, विधि के समक्ष समता, समानता और विधि का समान संरक्षण। दूसरा, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना। तीसरा, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल यानी कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण। अब आप आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों को मिलाकर के बात की जाएगी, समानता के अधिकार को या समता के अधिकार को ध्यान में रखते, ठीक। तो इसमें से क्या होगा कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों फ्रेजेस क्या है, आर्टिकल 14 के हैं, अनुच्छेद क्या है, 14 के, ठीक। दोनों के अपने अपने अलग मतलब है, इस पर हम फिर किसी में प्रश्न में आगे आएगा तो बात करेंगे। लेकिन सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, ये आर्टिकल आपका क्या है, 15 है, कि भेदभाव रोका जाएगा। 15(2) कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से क्या नाम है, नलकूपों, कुओं, होटल, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक समागम के जितने भी साधन है, संसाधन है, वहां पर किसी को भी निषिद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक। शिक्षण और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण, ये अनुच्छेद 16 से संबंधित है और यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है समता का, ठीक। तो अनुच्छेद 16 भी समता के अधिकार या समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, जिसके तहत समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, या जिनको आप वंचित वर्ग, डिप्राइव्ड क्लास कहते हैं, उनको पदों का आरक्षण दिया गया है 16, 3 से 4, 5, 6, ठीक। तो कौन सा विकल्प हमारा सही जाएगा, वो विकल्प डी सही जाएगा कि समता के अधिकार के अंतर्गत सभी के सभी उपरोक्त में से आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है, कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य क्या है। प्रश्न संख्या 262, ठीक, क्या है कानून के समान संरक्षण। दो फ्रेजेस हैं अनुच्छेद 14 के, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम इस फ्रेज की बात करें तो इसको हम अडॉप्ट किए हैं कहाँ से, अमेरिका से अडॉप्ट किए हैं, यूएसए से। और इसका सीधा सा अर्थ क्या है, कानून के समान संरक्षण का, ये एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, जबकि कानून के समझ जो समानता की बात की जाएगी वो अभिव्यक्ति कैसी है, नकारात्मक है, ठीक। अब पढ़ते हैं क्या क्या विकल्प दिए गए। पहला कथन कहता है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, ठीक, किसी को भी स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित
ना करना। दूसरा, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, ठीक। समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड ना दिया जाना, ठीक। तीसरा, चौथा, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान। कानून के समक्ष समान संरक्षण का सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। अगर कानून तक पहुंच की बात करेंगे तो पहला हमारा हट जाएगा, क्योंकि यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, यह आपको अनुच्छेद 21 के तहत मिल जाता है अधिकार, ठीक। कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को जीवन से स्वैच्छिक रूप से वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायिक पालिका तक पहुंचने का समान अधिकार लागू होता है कानून के संरक्षण के संबंध में, चाहे वह व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, तो उसकी कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। तो अगर एक को हम हटा देते हैं तो हमारा विकल्प बी सही चला जाएगा, लेकिन समझने की बात है, समझते हैं इसको। समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड ना दिया जाना। समान अपराध किया तो समान दंड मिलेगा। चोरी के लिए वही चीज सबके लिए बराबर होंगी, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, या किसी की पृष्ठभूमि कैसी हो, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, उसके लिए कोई इशू नहीं। अगला क्या है, वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना कानून के समक्ष। सही बात है, सब जाति या विशेष व्यक्तियों को समान किया जाता है या समान धारणा बनाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाएगी तो कौन से अनुच्छेद 4 है जिसके द्वारा दिया गया है? तो स्वतंत्रता के अधिकार यानी समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 28 है, और 19 से लेकर के 19, 20, 21 और 22, ये 4 अधिकार कैसे हैं उसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक। ये 4 अनुच्छेद कैसे हैं? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, ठीक। अगर 19 की बात की जाए तो पहले ही बात है 19(1) में क्या किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को लागू किया गया है। 20 की बात की जाए तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 22 की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 प्राण एवं दैहिक, उसमें क्या नाम है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत दी गई हैं, तो ध्यान में रखिएगा। 4 अनुच्छेद जो स्वतंत्रता के अधिकार को देता है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक उसका वर्णन किया है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ने से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 1D और अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ने से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। 1D क्या है पहले ये तो समझो। यानी अनुच्छेद 1 का जो चौथा हिस्सा है वो किसके साथ क्या है? अगर 1D की बात करें तो आपको अबाध संचरण का अधिकार, अबाध संचरण, या इसको आप कह सकते हैं भ्रमण करने का अधिकार, घूमने का अधिकार आपको देता है कि आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, सरकार इसके लिए आपको नहीं रोकेगी। और अनुच्छेद 21 के साथ मिलने से प्राप्त इसलिए होता है क्योंकि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 की व्याख्या के तहत आपका मूल अधिकार है। यानी अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो सरकार आपको इस बात से नहीं रोकेगी। तो कौन सा विकल्प हमारा जाएगा? वो है कौन सा अधिकार? विदेश यात्रा का अधिकार। तो जब आप अनुच्छेद 1D और अनुच्छेद 21 को मिलकर के पढ़ते हैं तो आपको घूमने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि सरकार पैसा नहीं देगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी निवारक निरोध की अगर बात की जाती है तो आर्टिकल 22 हो जाएगा। यानी निवारक निरोध किससे संबंधित है? ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन अनुच्छेद 22 से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट ही दिया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है या उसमें लिखा गया है, ठीक।
दूसरा स्टेटमेंट है कि एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। ठीक। अगला स्टेटमेंट क्या है कि यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार दिया गया था। अगला, निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं। ठीक। बात करते हैं अनुच्छेद 22 के संबंध में। ठीक, ये अनुच्छेद 22 में दिया गया। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि निवारक निरोध का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से है। ठीक। दूसरा भी सही है कि एक बार में हिरासत में जितने भी मतलब हिरासत में लिए गए व्यक्ति हैं उनको केवल 3 माह तक रोका जा सकता है। 3 माह से अधिक रोकना है तो आपको एक एडवाइजरी कमीशन यानी सलाहकारी परिषद का गठन करना पड़ेगा। वह सलाहकारी परिषद अगर उस व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा तक डिटेन करने की परमिशन देती है तभी डिटेन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान निर्माताओं का नया विचार था, एकदम से नहीं था। इससे पहले ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक काल में ऐसे बहुत सारे एक्ट थे जहां पे आपको प्रिवेंटिवली डिटेन किया जाता था। ठीक। निवारक निरोध के अंतर्गत उच्चतम शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है, एकदम से अधिकृत है। तो उसके खिलाफ आप आराम से शिकायत करने जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जहां पे भी जाना आपको चाहे। तो कौन सा विकल्प हमारा बना? 1 और 2। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है निवारक निरोध, तो इसको आप लोग ध्यान में रखकर जाइएगा। हर साल या हर एक दूसरे साल इसको पूछ ही लेता है आमतौर पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? ठीक। कौन सा अनुच्छेद यह है कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होने का मतलब क्या है? उल्लंघित होता है। अगर आप पर्याप्त मजदूरी नहीं देंगे, पर्याप्त मजदूरी नहीं देंगे इसका मतलब आप क्या करवा रहे हैं? बेगार करवा रहे हैं। ठीक। तो शोषण के अधिकार के तहत इसको दिया गया है। बाकी अनुच्छेद 14 आप जानते ही हैं, ये समानता से संबंधित है। लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों के अंत से संबंधित है। वही अनुच्छेद 23 क्या है? बेगार, बलात् श्रम या मानव दुर्व्यापार, ठीक, के प्रतिषेध से संबंधित है। अगर आप पर्याप्त मजदूरी नहीं दे रहे हैं इसका मतलब आप क्या करवा रहे हैं? बेगार करवा रहे हैं। ठीक। अगर आप बेगार करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद किसका उल्लंघन है? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में यानी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? जाहिर सी बात है शोषण के विरुद्ध ये अधिकार जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं। और हमारा ये अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 24 है, जिसके तहत ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे को, और बच्चे की परिभाषा शिक्षा के अधिकार के तहत कितनी रखी गई है? 6 से 14 वर्ष की। तो 14 वर्ष तक के बच्चे को ऐसे किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक। 14 वर्ष के बाद के बच्चे यानी 15 साल के बाद में वो फैमिली वर्क का काम में कर सकता है, यानी जो पारिवारिक कार्य हैं उनमें सम्मिलित हो सकता है। ठीक। तो ऐसा क्या कौन सा अनुच्छेद है? पूरा का पूरा अनुच्छेद 24। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? पहला, धर्म का प्रचार करने का अधिकार। दूसरा, सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। चौथा, धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ठीक। ये सारे अधिकार दिए गए हैं किसके संबंध में? क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 25 से 28 तक है। अब इनमें से आप बात करेंगे। ठीक। अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार आपको हाँ मिलता है। आप अपने धर्म को पालन करिए, उसको प्रचार प्रसार करिए, आप उनकी अच्छी बातों को फैलाइए। जितने लोगों को उन अच्छी बातों को आप पहुंचा सकते हैं आप आराम से करिए। भारतीय संविधान इसके लिए मना नहीं करता है। दूसरा, सिखों को कृपाण, हाँ ये बात भी सही है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्रदान है। ठीक। और रखने का, क्योंकि वो उनके एक धर्म का हिस्सा है, धर्म का धार्मिक हिस्सा है, जिसमें से 5 चीजें बताई गई थी।
जो 5 चीजें वो धारण करते हैं उनमें से एक क्या है, कृपाण है। ठीक, अगला क्या है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण, ये बात भी एकदम से सही है कि राज्य समाज सुधारक विधि का निर्माण करेंगे। जब भी राज्य सामाजिक न्याय की ऐसी संकल्पना को लेकर के कोई कानून बनाएंगे तो आप इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। अगला क्या है कि धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, तो ये अधिकार आपका नहीं मिलता है। यदि कोई स्वेच्छा से कन्वर्ट करना चाहता है तो कन्वर्ट आप करवा सकते हैं, लेकिन जब केवल धर्म परिवर्तन के अधिकार की बात की जाएगी तो उसमें मतलब फोर्सफुली भी हो सकता है, लालच के आधार पर भी हो सकता है। ठीक, तो धार्मिक को लोगों को धर्म परिवर्तन के अधिकार या कराने का अधिकार नहीं होता है। ठीक, तो विकल्प हमारा कौन सा सही जाएगा, ए सही चला जाएगा। ठीक, यानी चौथा हटाने के बाद। अगला प्रश्न है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। चंपकम दोराई राजन के केस में, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के केस किसमें संशोधित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप, और वो चेंजेस हुए थे। अगर आप इस केस को पढ़ेंगे 1951 में ये केस हुआ था, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। ठीक, और ये खासकर शैक्षिक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के से संबंधित था, इस अगर केस की हम बात करते हैं तो। ठीक, तो ये किसके साथ संबंधित था, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित था, और उनको अधिकार दिए जाने की बात करता था। और अधिकार दिए जाने की बात की अगर बात की जाए तो गरिमामय जीवन के लिए जो राज्य हैं उनको विशेष सुविधाएं मुहैया कराएगा, और उन विशेष सुविधाओं में गरिमापूर्ण जीवन के लिए भेदभाव को समाप्त करना भी आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा 270 है कि निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, यानी ह्यूमन राइट्स में से मानवाधिकार की अगर बात की जाए या मानवाधिकारों की बात की जाए तो इनमें से कौन सा एक मानवाधिकार या मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो अगर मानवाधिकारों या ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो इनमें से जो ह्यूमन राइट्स भारतीय संविधान के अंतर्गत से अधिकार है, एक मौलिक अधिकार भी है, वो है शिक्षा का अधिकार, जो कि एक मानवाधिकार भी है और मानवाधिकार होने के साथ भारतीय संविधान का मूल अधिकार भी है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो कौन सा अनुच्छेद माइनॉरिटीज के लिए कार्य करता, तो माइनॉरिटीज के लिए की बात की जाएगी तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए 2 अनुच्छेद डेडिकेट किए गए हैं, अनुच्छेद 29 और 30। और जो भारत में अल्पसंख्यक हैं वो 2 तरीके के अल्पसंख्यक हैं, एक या तो धार्मिक रूप से होंगे, दूसरा कैसे होंगे, भाषाई अल्पसंख्यक होंगे। उसके अलावा अल्पसंख्यकों की तीसरी अन्य परिभाषा नहीं दी गई है। और एक बात यह ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखी गई। ये 3-4 बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये बात कहा गया है कि और ये भी अल्पसंख्यक का भारतीय नागरिक जिनकी कोई विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, विशेष भाषा और विशेष लिपि के साथ साथ, ठीक है, अगर उनकी कोई अपनी संस्कृति है यानी कल्चर है तो उसको संरक्षित करने का अधिकार होगा, ये कहा गया इसमें से अनुच्छेद 29 के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकों को। 30 संबंधित है अल्पसंख्यकों के ही शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन से। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ठीक, कारण क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। क्या सही होगा, अनुच्छेद 272 का, सॉरी 272 कह रहा हूं, प्रश्न 272 का अनुच्छेद 32 का,
ये बात तो सबको पता है कि अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि संविधान की आत्मा है। ये सारे अनुच्छेद हो, एक अनुच्छेद जो है जो लोगों के अधिकारों को गारंटी प्रदान करता है वो है अनुच्छेद 32 है। ठीक, प्रभावी उपचार का प्रदान करता है, क्योंकि अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता, केवल मूल अधिकार दिए होते तो मूल अधिकार रहते। जब भी आपके मूल अधिकारों का हनन होता तो आप कैसे उसको लागू करवाने की बात करते? तो जाहिर सी बात है कि ये सही स्पष्टीकरण भी है, ये कथन दोनों सही है, क्योंकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। जब भी आप किसी भी प्रकार के आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय से याचिका दायर करके रिट जारी करवा सकते हैं कि हमारे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसको लागू करवाओ। और सर्वोच्च न्यायालय दिए गए जो 5 रिट हैं उनमें से कोई एक रिट जारी करेगा जो उसमें उपयुक्त होगी और आपके मूल अधिकारों की लागू होने पर या प्रवर्तन की गारंटी सुनिश्चित करेगा। और इस वजह से भी यह संविधान की आत्मा है, इस वजह से ही संविधान की यह आत्मा है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, वो है कारण। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। ये मौलिक अधिकारों के संरक्षक की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। केवल मौलिक अधिकारों का ही नहीं, पूरे के पूरे संविधान का संरक्षण और अंतिम व्याख्याकार क्या है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था और वो 19(1)(f) यानी 19(1)(4) और उसके अलावा अनुच्छेद 31 के तहत उसको मान्यता प्रदान की गई थी, जिसको लेकर के काफी पंगे हुए, खासकर जब ये जमींदारी उन्मूलन ये सारी चीजें कानून बनाए जाने शुरू हुए और अंततः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब संपत्ति के अधिकार का स्टेटस क्या है, जानना ये चाह रहा है ये प्रश्न। तो अगर मौलिक अधिकार तो नहीं है, क्योंकि पहले ही बात हुई कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दोनों अनुच्छेद क्या किए गए, हटा दिए गए 1978 में। ठीक, तो अब क्या बचा है, इसका एक क्या नाम है, लीगल स्टेटस क्या है, या इसका इस प्रश्न का या संपत्ति के अधिकार का स्टेटस क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A, कौन से अनुच्छेद के तहत? 300A के तहत। क्या है ये? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार ना होकर के एक विधिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? जब कभी भी संशोधन की बात आएगी तो संशोधन कौन करता है? संसद करती है, वो चाहे मौलिक अधिकारों में हो, संविधान के किसी उपबंधों में हो। हालांकि एक केस ऐसा हुआ था जिस पर हमने कल के वीडियो में बात की थी, वो केस था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया था कि क्या नाम है, सर्वोच्च न्यायालय संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार को व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? किस केस के मामले में ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी? ठीक, तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि किसके मामले में कही थी। जिस तरह से अपनी जिंदगी अच्छा लगे, ये बात भी है, वो है गोलकनाथ बनाम स्टेट साहब या स्टेट ऑफ पंजाब 1967, इसमें कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जजेस की बेंच बैठी थी, 6-5 के जजमेंट में या 6-5 के बहुमत से जजमेंट दिया गया था और इसमें बता दिया गया था कि मूल अधिकार में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। हालांकि 13 जजेस की बेंच ने उसको पलट दिया फिर से। वो कौन सा केस था? वो केस था केशवानंद भारती का केस। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो अगर आप पूरा पढ़े हो, अभी तक पढ़े होंगे, तो उसमें से बात आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जो बी हमारा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार ना होकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और इसके भाग कौन सा है? भाग 4, भाग 3 के अंतर्गत नहीं आता, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, बाकी सारे मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है
कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। किसके पास है? कि मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, विवेक युक्त नियंत्रण के एक और शब्द क्या बोला जाता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, या इसको दूसरा शब्द बोलते हैं युक्त युक्त निर्बंधन, यानी असीमित रूप से फंडामेंटल राइट्स को ना दिया जाना। तो ये किसके पास है? लगाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये सारे जब कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। जाहिर सी बात है ये अधिकार भी किसके पास होगा? संसद के पास होगा। हालांकि ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी उद्देश्य के लिए आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो न्यूनतम होना चाहिए, और उतना जितने में उसका मतलब क्या नाम है, उस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन संविधान में ही वर्णित है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 25 में ही लिखा गया है क्या नाम है, लोक व्यवस्था स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। ठीक है, लोक व्यवस्था स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए आपको अधिकार प्राप्त है। वहीं अगर 19(1) की बात करें कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो उसके साथ साथ 19(2) में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। ठीक, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शन या तो संविधान में वर्णित है या तो संसद उस पर लगा सकती है। अगला प्रश्न हमारा है कि सही उत्तर इंगित करिए कि संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई जो राज्य पद है को परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत है। ठीक, तो जो 12 में परिभाषा दी गई है और उसमें वो कहां तक लागू होता है कि संविधान भाग 3, भाग 3, 4, संविधान के केवल भाग 3 या संपूर्ण संविधान को लेकर के। अब ये थोड़ा पेचीदा मामला है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा दी गई है, अब आयोग ने इसका जो विकल्प माना है वो भाग 3 एवं भाग 4 माना है, लेकिन 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 12 के अंतर्गत दी गई परिभाषा कहां पर लागू होगी? केवल भाग 3 तक लागू होगी। लेकिन एक पेच क्या है कि एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 36। ठीक, 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार और संसद, ठीक, दूसरा राज्य सरकार और विधानसभा या विधान परिषद जो भी है, विधानमंडल, राज्य विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र विधायिका, ये सारी चीजें, समस्त स्थानीय पदाधिकारी, समस्त अन्य पदाधिकारी, इनको राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया अनुच्छेद 12 के तहत। अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद या राज्य की परिभाषा केवल अनुच्छेद 35 तक लागू होती है, मूल अधिकारों तक। लेकिन पेच क्या है कि अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, और यहां पे लिखा गया है कि राज्य का मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 12 में। ये एक पेज। ठीक, तो भाग 4 के लिए जो राज्य की परिभाषा वो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत दी गई है, और भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा आपकी दी गई अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। लेकिन समस्या क्या है कि 36 में जो राज्य है वही 12 का राज्य है। ठीक, वो स्पष्ट लिखा गया, कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया कि कौन दोबारा लिखे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, खत्म कार्य। ठीक, तो इस अगर मतलब उससे देखा जाए तो भाग 3 और भाग 4 दोनों के लिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। लेकिन वैसे देखा जाए अलग करके तो भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा 36 में दी गई है, और भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा 12 में दी गई। ठीक, तो ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए राज्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक, कौन कौन सा चीजें जो राज्य में सम्मिलित नहीं है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए? क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। ठीक, अब इसमें से कौन सा नहीं है? इलाहाबाद। अब ये जो सारी चीजें हैं राज्य के अंतर्गत अगर बात की जाएगी तो राज्य के अंतर्गत जो चौथा फ्रेज रखा गया अन्य प्राधिकारी, उन्हीं की व्याख्याओं के अंतर्गत ये शामिल होंगे। तो इनमें से एक केस हुआ था, वो है टेकराज बनाम भारत संघ केस में ये तय किया गया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज ये राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, राज्य के अंतर्गत नहीं आते।
बाकी अन्य प्राधिकारी की अगर परिभाषा सुनेंगे तो किसी तरीके से अगर राज्य का किसी कोई भी छवि या परछाई अगर पड़ती है आपके ऊपर, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वह वित्तीय हो, किसी तरीके से पड़ती है तो आप राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है समता का अधिकार? कार्यपालिकाकृत, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि, उपयुक्त सभी के विरुद्ध। ठीक, तो कार्यपालिका के कृत्य का मतलब कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेश। प्रक्रियात्मक विधि का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कोई काम किया जाना है तो काम कैसे किया जाएगा, वो आपकी प्रक्रियात्मक विधि हो गई। अधिष्ठायी विधि किसे कहते हैं? ठीक अधिष्ठायी विधि की अगर बात की जाए तो सब लॉज की बात मान सकते हैं कि कोई विधि बनाई जाई है। ठीक, तो इनमें सबके विरुद्ध आपको क्या नाम है, समता का अधिकार प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं। अगला कि शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है, या कौन से अनुच्छेद के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में आरक्षण होता है? तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 15 के तहत। 15 के भी 6 ही हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 6, जिसमें से पहला दूसरा हिस्सा किससे संबंधित है? सिद्धांत से संबंधित है। अब बचे हुए 4 हिस्से में क्या दिया गया है? इसके अपवाद दिए गए हैं, जिनमें से 15 का तीसरा हिस्सा 15(3) महिलाओं के संदर्भ में है, बच्चों के संदर्भ में है कि सकारात्मक कार्यवाही राज्य कर सकता है। 15(4) क्या नाम है, SC/ST के संदर्भ में है। 15(5) OBC के संदर्भ में है और 15(6) अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। तो किसके बारे में पूछा गया है? SC और ST के बारे में पूछा गया है। तो SC/ST के बीच में अगर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण शासित होता है तो अनुच्छेद 15(4) से। ठीक, आसान है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित है, या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। दूसरा, वो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है। समता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। अंतःकरण की स्वतंत्रता में दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है। ठीक, प्रश्न संख्या 283। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बात तो सही है कि वाक और अभिव्यक्ति यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस है। दूसरा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता में आपको कोई भी व्यापार करने का अधिकार सम्मिलित है। सही सी बात है। समता के अधिकार ही नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय क्या है कि जो प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया तो सब समता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता में यह आवश्यक नहीं है कि किसी मतलब जो भी कार्य प्रत्येक समय मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। मंदिर भी अपने तरीके से ऑपरेट होता है, उसके भी अपने दिनचर्या निर्धारित होती है। अब प्रत्येक समय में पता चला कि मंदिर बंद है, आप कह दो कि नहीं हमको पूजा करनी है, तो ये नहीं हो सकता है। मंदिर अपने नियम कानूनों के तहत चलता है, अपने प्रक्रियाओं के तहत चलता है। उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत उनको ध्यान में रखते हुए आप मंदिर में जाते हैं तो आपको सारे विधि विधान करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं इच्छुत प्रक्रिया के रूप में किया? कुछ नहीं है। क्या कहा गया कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये इक्वल टू है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। ये उल्टा सीधा ट्रांसलेशन करते रहते हैं। यथोचित विधि प्रक्रिया के उसमें है। कौन से उसके मुकाबले में कौन से केस के बारे में कहा गया था? प्रश्न संख्या 284। ठीक, तो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं किसी ना कहीं पे, ये बात है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया था और ये केस हुआ था 1978 में।
और वहां पर यह कह दिया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यथोचित विधि प्रक्रिया के समानार्थी है। अगला प्रश्न कि एक भारतीय समाज नागरिक द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित कर सकता है? अगर हम वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो किसके माध्यम से सुनिश्चित कर सकता है? ये अनुच्छेद 32 से संबंधित प्रश्न है, रिट से संबंधित। तो कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। तो अगर वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात या दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो किसके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से यहीं पर है जहां पर आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है, चाहे वो राज्य कैद में रखे आपको, चाहे वो कोई निजी संस्थान या निजी व्यक्ति आपको कैद में रखता है। तो अगला प्रश्न है कि किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? ये कल हमने बात की थी कि जो भारत की उच्चतर न्यायपालिका है, मैं एक किसी की बात नहीं कर रहा, जो भारत की हायर जुडिशरी है, यानी उच्चतर न्यायपालिका, और उच्चतर न्यायपालिका में आते हैं सर्वोच्च न्यायालय और देश के सभी उच्च न्यायालय। और इनमें क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चुनौती दी जा सकती है, यानी उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों में। ठीक, अगला प्रश्न कि लोक पद को अनुचित ग्रहण का सुधार निम्न में से किस रिट के द्वारा किया जाएगा? यदि किसी ने लोक पद का अनुचित ग्रहण किया हुआ है, अनुचित तरीके से लोक पद धारण किया हुआ है, तो उसको किस रिट के द्वारा सुधारा जाएगा? तो वो सुधारा जाएगा अधिकार परीक्षा के रिट के द्वारा। कि इसका मतलब क्या होता है? बाई व्हाट अथॉरिटी, कि किस अधिकार के तहत या किस प्राधिकार के तहत। ठीक, तो उसके द्वारा इसको सुधार किया जाएगा। बाकी उत्प्रेषण न्यायिक रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस कोई क्या कह सकते हैं, वो भी न्यायिक नहीं है, सामान्य रिट है। और सामान्य रिट के अंतर्गत ये खासकर आर्टिकल 21 से संबंधित है। परमादेश लोक प्राधिकारी से संबंधित है यदि कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन जब बात आ जाएगी कि कोई अवैध तरीके से अनुचित पद ग्रहण कर रखा है, तो उससे आप बाय व्हाट अथॉरिटी यानी अधिकार परीक्षा के तहत पूछ सकते हैं कि आपका प्राधिकार क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है। अगला प्रश्न है वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में स्थगित नहीं किया जा सकता है? कल हमने बात की थी, पहला विधि के समस्त समता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक, तो अनुच्छेद क्या कहते हैं 20 और 21 को छोड़ करके कौन कौन से स्थगित नहीं होते? करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे अधिकार आपके समाप्त कर दिए जाते हैं। विधि के समानता एकदम से नहीं, ठीक है, भेदभाव किया जाएगा, आपको आने जाने से रोक दिया जाएगा। दूसरा, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एकदम नहीं, कि आप कुछ ऐसा बोल दें कि मान लो किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, सेना का मोरल डाउन हो जाए, या फिर आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे भारतीय लोगों को नुकसान हो सकता है और खतरनाक हो सकता है। ठीक, शिक्षा का अधिकार, युद्ध चल रहा है एक देश का दूसरे देश के साथ, या भारत में सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, ऐसे में कह दो हमको नहीं स्कूल जाना है, हमारा शिक्षा का अधिकार उल्लंघित हो रहा है, आप स्कूल जाते जाते सीधे सिधार ही दिए। ठीक, तो ये सारी चीजें नहीं है, आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बचा रहता है, बाकी सारे स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते। ठीक, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना को उपलब्ध नहीं होते हैं, और इसके निर्धारण का अधिकार किसको? जितने मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं, ऐसा आप जब आज आप मेहनत करके पढ़ रहे हो कि आगे आएंगे, पैसा बनेगा, नौकरी पा जाएंगे, आपके बहुत सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं वहां पर। क्या आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप एक अब पब्लिक प्रोफाइल हो या सरकार के अधीन कार्य करने वाले संस्था के अंतर्गत, सरकारी संस्था के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं। तो सेना के पास तो कौन कौन से डाटा आंकड़े होते होंगे अगर उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, तब क्या क्या हो सकता है?
तो इसके संबंध में कानून कौन बनाता है, प्रश्न यह है। और कानून कहीं पे भी हो, किसी भी प्रकार का कानून हो, तो संसद ही बनाएगी, किसी से परामर्श करने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न क्या है कि मैंडमस याचिका में मैंडमस कैसा शब्द है? ठीक, तो मैंडमस की बात की जाए तो विकल्प होगा हमारा सी, एक लातीनी भाषा का शब्द है, यानी एक ऐसा शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्या सवाल है, इसे पूछते रहते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, करके बताइएगा इसको। आसान है, पिछले बहुत सारे वीडियोस या सॉरी आज के ही वीडियो में पिछले कई प्रश्नों में बात हो चुकी होगी कि समता का अधिकार कहाँ है। ठीक, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, अनुच्छेद 14 से 18 है। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, दैहिक स्वतंत्रता कहाँ है, सारी चीजों पर हम पहले बात कर चुके हैं। और केवल आप अगर ठीक आराम से गिरे, 5 इसमें है ही नहीं है, 2 4 5 3, ये कैसे होगा विकल्प? हालांकि उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन बात गलत है तो गलत है। प्रश्न संख्या 291 का, चलो ठीक है, तब भी देखिएगा 5वां विकल्प है नहीं कहीं इसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको आराम से मिल जाएगा क्योंकि मैं मिला चुका हूं पहले से ही। अगला प्रश्न कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक, और दूसरा कारण दिया गया है, एक कथन दूसरा कारण, बात करनी है उसमें कि कथन क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ठीक, मौलिक अधिकार क्या निरपेक्ष नहीं है? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। कि मौलिक अधिकार जो दे दिए गए वो एकदम से एब्सोल्यूट नहीं है कि उसके अलावा अन्य कुछ नहीं बन सकता है। जब पूरे संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है तो जाहिर सी बात है, ठीक, अंतिम व्याख्याकार, वैसे व्याख्याकार तो उससे पहले के न्यायालय भी हैं, जाहिर सी बात है, तो संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार भी व्याख्याओं के अधीन होंगे। अगर व्याख्याओं के अधीन की ही बात की जाती है तो बात ध्यान रखना, आर्टिकल 21 की जितनी व्याख्याएं हैं, यानी जो कुछ आपके जीवन के लिए उपयोगी है, इवन सोने के अधिकार तक, सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना स्लीप वाला, राइट टू स्लीप, ये तक आपका मूल अधिकार है। अगर सुबह सुबह मम्मी पापा या कोई जगाता है, ठीक, तो आप उनको समझा दीजिएगा कि हाँ, सोने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, इसका उल्लंघन आप कर रहे हैं, और जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, हम इसके खिलाफ आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। उसके बाद आप जो होगा देखा जाएगा। हालांकि वो भी कह सकते हैं कि सोइए आप, संपत्ति जो हमारे पास है वो अर्जित और धारित करने का अधिकार भी मुझे है, ट्रांसफर करने का अधिकार भी मुझे है, आगे देखा जाएगा, या तो चप्पल बजाई जाएगी और क्या होगा इससे ज्यादा। तो ये सही व्याख्या है, दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, हटाए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, उनकी व्याख्याएं की जा सकती हैं। अगला प्रश्न यह है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? कि संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों की, ठीक है, क्या था, सलाहकार समिति गठित की गई थी, उनमें से इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वल्लभ भाई पटेल थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद किसी के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद मुख्यतः नियम कानून समिति और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेहरू की बात की जाए तो संघ संविधान समिति, ठीक, इन सब के अध्यक्ष थे। और पटेल बहुत सारी समितियों में से एक समिति ये थी कि मौलिक अधिकारों के लिए जो सलाहकारी समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। अगला है कि किसने कहा था कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसमें
मुख्यतः आर्थिक न्याय से संबंधित दिया गया है, तो यानी रीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ठीक। विकल्प आपके हैं केसी हुएर, आइवर जोनिंग्स, लॉर्ड एक्टन, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक। तो इनमें से अगर देखा जाए तो आइवर जेनिंग्स ने यह बात कही थी कि पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है। ठीक। और आकांक्षा का घोषणा पत्र कहा था। ठीक। ध्यान रखना इस चीज को कि पवित्र आकांक्षा क्या है कि हम समाज को बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास करते हैं। अगला क्या है, समान नागरिक संहिता का प्रचलन है, कहाँ पर है अभी तक? तो ठीक पता है आप लोगों को कि गोवा में है, और गोवा में समान नागरिक संहिता आज से नहीं है, पुर्तगालियों के शासन के समय से। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा एक ऐसा राज्य जहां समान नागरिक संहिता प्रचलित है? अभी बात हुई। ठीक। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? ठीक। तो कौन सा है बताइए आप लोग। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक। और वो है अनुच्छेद 43 का। ठीक। अनुच्छेद 43 का की बात करता है। 43 का मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। अगला अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ डीपीएसपीज दी गई हैं, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, सहकारी समितियों का संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। उधर है 37, 39, 43B और 51। तो इनमें से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? ठीक बताइए। और वो है विकल्प आपका ए, ये 37 में ना हो करके 38 में है। किसमें है ये? 38 में है, 37 में ना हो करके। कि जब कभी भी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात की जाती है तो वो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत किया जाता है। बाकी राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों की बात की जाती है, अनुच्छेद 39 में कम से कम 5-6 ठो दिए गए हैं। और सहकारी समितियों के संवर्धन की बात 43B में है, खा में है। और अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में डीपीएसपी को शामिल किया गया था? तो भाग 4 में शामिल किया गया था। उसमें क्या है? नागरिकता है। 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 में स्टेट्स हैं, द स्टेट्स। अंतिम प्रश्न आज के सत्र का, कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्यजीव रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न मैं अंतिम छोड़ करके जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इतना ध्यान रखना कि पर्यावरण संरक्षण हर जगह पाया जाता है, और हर जगह पाए जाने में आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को धारदार बनाते रहिए हमारे साथ। और पीवाईक्यू कराने का ठेका हमने ले रखा है, बाकी चीज़ें पढ़ने का ठेका आप ले लें और जग जाइए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।